हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। लो विज़ार्ड गुरु में एक बार आपका फिर से स्वागत है। कंपनी लो के एक यूनिक और एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा से यूज़ लिया जाता है। 1875 की रूलिंग का एक केस स्टडी है एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड का, जिसमें रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को यूज़ लिया गया है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है सभी सीएस एग्जीक्यूटिव, सीए इंटर, सीएमए इंटर एंड फाइनल स्टूडेंट्स के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट केस स्टडी है बीकॉम के कंपनी लॉ के स्टूडेंट्स के लिए। सभी बहुत ध्यान से समझना कि ये रूल ऑफ इंटरप्रिटेशंस, रूल ऑफ एड्यूस्डम जेनरिस कहता क्या है, ये रूल कोर्ट के द्वारा किस केस स्टडीज़ में अप्लाई किया गया, जिसे लैंडमार्क जजमेंट भी कहा जाता है, और 1875 का लैंडमार्क जजमेंट है केस स्टडी ऑफ एशबरी रेलवे कैरेज वर्सेस आयरन कंपनी लिमिटेड। देखिए, ये केस स्टडीज़ के बेसिस पर ही कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट दिया गया। ये केस स्टडी थी क्या? देखिए, एशबरी रेलवे कैरेज एक कंपनी थी जिसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लोज में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा हुआ था कि वो मेक, हायर, सेल द रेलवे कैरेज वैगन्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अदर्स। इस पे जोर दीजिएगा, एंड अदर्स। यानी कि कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में साफ तौर पर लिखा हुआ था कि ये एशबरी रेलवे कैरेज कंपनी, सर, रेलवे कैरेजेस वैगन्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, रेलवे कैरेजेस वैगन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स का काम कर सकती है। रेलवे कैरेज वैगन्स को बनाएगी, हायर करेगी, यानी कि हायर परचेज पर देगी और सेल करेगी, बनाएगी, भाड़े पे लगाएगी, बेचेगी। हिंदी भाषा में रेलवे कैरेजेस को, वैगन्स को, और लिखा हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि इनसे रिलेटेड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का काम करेगी। फिर आगे लिखा हुआ था एंड अदर्स, एंड अदर्स। ये एंड अदर्स की इंटरप्रिटेशन ही इस रूल ऑफ एड्यूस्डम जेनरिस को लेकर आई है मेरे दोस्तों, क्योंकि कंपनी ने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिए गए इस ऑब्जेक्ट क्लोज के बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट किया रिचे के साथ। किसके साथ? रिचे के साथ। देखिए, कंपनी एंटर्स इनटू द कॉन्ट्रैक्ट विद रिचे। रिचे एक पार्टी थी जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, और कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया उसे फाइनेंस का। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा। कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया रिचे के साथ फाइनेंस करने का, टू फाइनेंस हिम फॉर लेइंग डाउन द रेलवे ट्रैक्स एट बेल्जियम, कि तुम भैया रिचे रेलवे ट्रैक बनाइए बेल्जियम में, हम तुम्हें फाइनेंस करेंगे। ठीक है, हम तुम्हें फाइनेंस करेंगे। अब रिचे ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ा या नहीं पढ़ा? वैसे तो उसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, वैसे तो उसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्तों डॉक्ट्रिन है एक, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी यहां पर यूज होगा, इसे भी समझना। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहता है कि जो भी आउटसाइडर कंपनी के साथ डील करने चाह रहा है, जो भी आउटसाइडर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है, उसे कंपनी के दो मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ना चाहिए। They should have read the memorandum of association, article of association, and not only read them, understand them. Not only understand them in proper sense, understand them properly. तो सर, ये जनरल प्रिंसिपल है कि जो भी कंपनी के साथ डील करने जा रहा है, कंपनी मान के चलती है कि उसने कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को पढ़ा है। न केवल पढ़ा है, उसे समझा है, न केवल समझा है, उसे इंटरप्रेट किया है, बहुत अच्छे अर्थों में समझा है। तो रिचे ने कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिए गए ऑब्जेक्ट के बेसिस पर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, और कंपनी ने उसे फाइनेंस का कॉन्ट्रैक्ट किया। कंपनी ने उसे फाइनेंस देने का कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप रेलवे ट्रैक बिछाइए बेल्जियम में, हम तुम्हें फाइनेंस करेंगे। तो भैया हुआ क्या, ये मुद्दा कंपनी यानी कि एशबरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के समक्ष गया, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा
कि ये तो हम कर ही नहीं सकते, हम फाइनेंस कर ही नहीं सकते, ये हमारे मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन ही नहीं है, और जो चीज़ मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन नहीं होती है उसे अल्ट्रा वीरस कहा जाता है, अल्ट्रा वीरस कहा जाता है। और वो कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड होता है मेरे दोस्तों, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है नल एंड वॉइड। तो भैया एशबरी रेलवे कैरिज कंपनी की दिमाग की बत्ती जली। उसने रीचे से कह दिया कि सॉरी सर, हम ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हाँ, हमने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया पर हम इसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, हम इसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट और इस एग्रीमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं। अब अब रीचे का तो भैया पारा गर्म हो गया। रीचे ने कहा तो मैंने तो कस्टमर्स के साथ डील कर लिया है, बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है मैंने थर्ड पार्टीज़ के साथ, और अब आप फाइनेंस के लिए मना कर रहे हो तो मेरे वो कॉन्ट्रैक्ट्स, वो करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे, मुझे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो ये मुद्दा चला गया कोर्ट में, ये मुद्दा चला गया सुप्रीम कोर्ट में। देखिए ये हमारे देश का जजमेंट नहीं है, मतलब कि जिस भी कंट्री का ये जजमेंट है वहाँ की सबसे हायर अथॉरिटी का जजमेंट इस पर आया, और कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने क्या कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात जो डिसीजन में कोर्ट ने कही, कोर्ट बोलता है, कोर्ट कहता है, कोर्ट हेल्ड द कॉन्ट्रैक्ट एज अल्ट्रा वीरस, जैसा कि हमने समझा, यानी कि बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी, सो विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड। कोर्ट ने बिल्कुल सही डिसीजन दिया। किस बेसिस पर सर कोर्ट ने डिसीजन दिया? कोर्ट से रीचे कह रहा है कि ये जो अदर कॉन्ट्रैक्ट्स लिखा हुआ है, ये जो अदर कॉन्ट्रैक्ट्स लिखा हुआ है, मेक हायर सेल रेलवे कैरिज वैगन्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये अदर कॉन्ट्रैक्ट्स में फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स भी तो शामिल होना चाहिए, फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी तो शामिल होना चाहिए, यानी कंपनी मुझे फाइनेंस दे सकती है दोस्तों। तो रीचे का आर्ग्यूमेंट सुना गया, फिर कोर्ट ने डिसीजन दिया। कोर्ट ने देखिए बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन दिया। कोर्ट की वर्डिंग्स क्या थी, कोर्ट की वर्डिंग्स क्या थी, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। इफ ए कॉन्ट्रैक्ट और एनी लॉ कंटेंट स्पेसिफिक वर्ड्स, इफ ए कॉन्ट्रैक्ट और एनी लॉ, यानी कि सेंटेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट और एनी लॉ कंटेंट स्पेसिफिक वर्ड्स फॉलोड बाय ए जनरल वर्ड, ये क्या है, अदर कॉन्ट्रैक्ट जनरल वर्ड है। यदि एक अनुबंध में, एक कॉन्ट्रैक्ट में कुछ स्पेसिफिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद एक जनरल वर्ड का उपयोग किया जाता है, तो कहा गया कि इस जनरल वर्ड का मीनिंग, द मीनिंग ऑफ दैट जनरल वर्ड कैन नॉट बी टेक टू इंक्लूड एनीथिंग एंड एवरीथिंग। द मीनिंग ऑफ दैट जनरल वर्ड्स कैन नॉट बी इंटरप्रिटेड इन ए सेंस टू इंक्लूड एनीथिंग एंड एवरीथिंग। कुछ भी शामिल मत कर लीजिए उसके अंदर आप। It will take its mean only from that specific words जो उससे पहले उपयोग लिए गए हैं। It should take its mean from that specific words जिनके बाद उसे उपयोग किया गया है, यानी कि पूर्व के शब्दों का अर्थ जिस सेंस में था उसी सेंस में इस अदर कॉन्ट्रैक्ट्स का अर्थ भी लिया जाना चाहिए। ये कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया मेरे दोस्तों। क्या बोला, वापस ध्यान से सुनिए। इफ ए लॉ और कॉन्ट्रैक्ट कंटेन स्पेसिफिक वर्ड फॉलोड बाय ए जनरल वर्ड, देन जनरल वर्ड कैन नॉट टेक इट्स मीन टू इंक्लूड एनीथिंग एंड एवरीथिंग। It will take its mean from that specific words which are contained in that contract or that agreement, and will be interpreted in that sense itself. Will be interpreted in that sense, in the sense in which that specific words in the contract are interpreted. जिन अर्थों में आपने उस लाइन का संदर्भ लिया है, अर्थ लिया है, उन अर्थों में ही इस जनरल वर्ड का सेंस और अर्थ आपको निकालना चाहिए। इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्लोज में जब लिखा था, ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा था मेक हायर सेल्स ऑफ रेलवे कैरिज वैगन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, तो सर ये अदर कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के रूप में निकाला जाना चाहिए, क्योंकि देखिए वो इन्हें वैगन्स को, कैरिजेस को बनाता है, भाड़े पे लगाता है, बेचता है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इनसे संबंधित कार्य करता है। तो सर इसका मतलब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के रूप में लिया जाना चाहिए। यहाँ पर
एशबरी कंपनी उसे फाइनेंस नहीं कर सकती क्योंकि वो उसके ऑब्जेक्ट क्लोज के बाहर है। फाइनेंसिंग उसके ऑब्जेक्ट क्लोज के बाहर है, और यदि वो ऐसा कर देती है तो वो अल्ट्रा वायरस होगा, नल एंड वॉइड होगा, उसे एग्जीक्यूट नहीं कराया जा सकता। ठीक है, अब रिचे कहेगा कि मैं कैसे पढ़ता साहब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? तो जनरल मीनिंग है सर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट, आरओसी पर उपलब्ध होता है। आप सर्टेन फीस का पेमेंट कीजिए, आरओसी से आप मेमोरेंडम ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी एक्सेप्ट कर सकते हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और हम इतनी बात ही क्यों कर रहे हैं? उन्हें पढ़ना, उन्हें समझना, उन्हें सही अर्थों में समझना तो आपकी ही जिम्मेदारी है कि नहीं? बिल्कुल, लॉ भी ऐसा ही कहता है और कोर्ट ने वर्डिक्ट भी इसी तरह से दी है। कोर्ट ने कहा है कि यह कॉन्ट्रैक्ट अल्ट्रा वीरस होगा, यानी कि बियॉन्ड द पावर ऑफ कंपनी होगा। कंपनी अपनी शक्तियों के बाहर जाकर कार्य नहीं कर सकती, अपने ऑब्जेक्ट क्लोज में जो उसने मेंशन किया उसके बाहर जाकर कार्य नहीं कर सकती। यदि कंपनी ऐसा करती है तो नल एंड वॉइड है। अब हुआ क्या? नाम की टेंशन मत लो, एशबरी रेलवे कैरिज। एशबरी, ऐश यानी ऐश्वर्या, बरी यानी कैडबरी। ऐश्वर्या और कैडबरी को मिला दीजिए, मिक्स कर दीजिए, संधि समास करके ये शब्द बन जाएगा ऐश्वरी। ओके, ठीक है सर, अच्छा लगा। अच्छा, अब रीचे क्या कहता है? रीचे कंपनसेशन की डिमांड करता है कि मुझे तो ह्यूज लॉस हो गया, करोड़ों का लॉस हो गया, मैंने तो कस्टमर्स के साथ बहुत करोड़ों की डील कर ली थी, ठीक है, वो मुझे कंपनसेशन उन्हें देना पड़ेगा। अब कंपनी इससे वो क्या कर रहा है, इसलिए कंपनसेशन मांग रहा है। वो कंपनी से कह रहा है कि मुझे कंपनसेट कीजिए, आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट्स को अवॉइड किया है, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट को आपने डील नहीं किया है, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट को आपने डील नहीं किया है। तो कोर्ट ने रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन तो दिया ही सही, डॉक्ट्रिन भी दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में बताया, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में बताया कि रिचे कंपनसेशन का अधिकारी नहीं होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कहता है कि रिचे विल नॉट बी कंपनसेटेड बाय दी एशबरी। क्यों कंपनसेट नहीं किया जा सकता? क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है कंपनी के, उन्हें रिचे को पढ़ना चाहिए था, पढ़ना ही नहीं चाहिए था, अच्छे तरह से पढ़ना चाहिए था, अच्छे तरह से नहीं पढ़ना चाहिए था, उन्हें प्रॉपरली अर्थों में समझना चाहिए था। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है, वो आउटसाइडर यानी कि रिचे को प्रोटेक्ट नहीं करता है। आउटसाइडर जो कंपनी के साथ डील कर रहे हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने की बात नहीं करता है, उनके अगेंस्ट बात करता है, इसीलिए इसे कहते हैं नेगेटिव डॉक्ट्रिन। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, जब रिचे ने कंपनसेशन की डिमांड करी तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बेसिस पर कोर्ट ने कहा कि आपको कंपनसेशन नहीं मिल सकता, आपको क्षति ही नहीं हुई तो पूर्ति की क्या बात करें। जो काम आपने कंपनी के साथ किया, जो एग्रीमेंट आपने कंपनी के साथ किया, रिचे कहता है कंपनी की गलती है, उन्होंने क्यों किया ऑब्जेक्ट क्लोज के बाहर जाकर हमारे साथ कार्य। अरे कंपनी के लिए ही जिम्मेदारी नहीं है, आउटसाइडर की भी जिम्मेदारी है, थर्ड पार्टी की भी जिम्मेदारी है कि वो कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को सही ढंग से पढ़े ही नहीं, समझे नहीं, बहुत अच्छे से समझे कंपनी के साथ डील करने से पहले। तो सर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस यही कहता है कि एमओए एंड एओए आर द कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कहने का मतलब ये माना जाएगा कि आपको इसका पूरी तरह से संज्ञान था। कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त, कंपनी के साथ डील करते वक्त, एग्रीमेंट करते वक्त कंपनी के मेमोरेंडम में क्या लिखा है, आर्टिकल में क्या लिखा है, उसके बारे में पूरी तरह से आपको जानकारी थी, ये मान लिया जाता है। इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस आपको प्रोटेक्शन नहीं देगा, इट डज नॉट प्रोटेक्ट द आउटसाइडर, इसीलिए इसे नेगेटिव डॉक्ट्रिन भी कहते हैं, इसीलिए इसे नेगेटिव डॉक्ट्रिन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये रूल ऑफ एजिस्डम जेनरिस अप्लाई किया एंड डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस अप्लाई कर कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट अल्ट्रा वीरस है और फाइनेंस का काम रिचे को कंपनी नहीं कर सकती और रिचे कंपनसेशन की डिमांड भी नहीं कर सकता। और जो लैंडमार्क जजमेंट में जो लाइन बोली थी कोर्ट ने कि कॉन्ट्रैक्ट or the law content specific word followed by a general word, then that general word cannot be interpreted to include anything and everything। भाई कुछ भी शामिल नहीं कर सकते आप, फाइनेंस को शामिल कर लिया। सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, एक जियोलॉजिकल लॉ पास हुआ, जियोलॉजिकल लॉ, उसमें लिखा था कि जू के अंदर रह सकते हैं टाइगर, लेपर्ड, ठीक है, टाइगर रह सकता है, लेपर्ड रह सकता है, तो क्या एंड अदर्स, फिर लिखा एंड अदर्स एंड अदर वाइल्ड एनिमल्स।
तो क्या राम श्याम को भी जू में डाला जा सकता है क्या? एंड अदर्स में तो क्या राम और श्याम को भी शामिल कर लिया जाए? एंड अदर्स में क्या सब कुछ ही शामिल किया जाए, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इंक्लूड कर लिया जाए? ऐसा नहीं है। एंड अदर्स में सर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को ही शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो ये वर्डिक्ट था कि स्पेसिफिक वर्ड्स का जो सेंस था, जो मीन था, जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, उसी अर्थों में इस अदर कॉन्ट्रैक्ट को भी उपयोग में लिया जाए। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर रिचे यदि कॉन्ट्रैक्ट करता कंपनी के साथ कि आप रेलवे ट्रैक बिछाइए, हम फाइनेंस करेंगे, तो रिचे स्वागत, रिचे उसका बिल्कुल करता, वेलकम करता, क्योंकि रिचे का काम यही है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू द रेलवे कैरेज वैगन्स व्हील्स मेक हायर देम एंड सेल देम, तो वो रेलवे ट्रैक बिछा सकता था, उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज के अदर कॉन्ट्रैक्ट्स में उसे शामिल कर लिया जाता। तो होप आप सभी लोगों को, दोस्तों को ये रूल समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। रूल ऑफ एजिसडम जनरस मैंने अपना पूरा प्रयास किया है एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड के केस में वर्सेस रिचे आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, ये एक ही नाम है। ए केस ऑफ एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों इसे रिपीट कर अच्छे से समझना और कोशिश करना समझने की, 2-3 बार रिपीट करना। मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया आपको, ठीक है। और चैनल के साथ सपोर्ट करना दोस्तों, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना दोस्तों के साथ। आपके भाई का चैनल है लॉ विजार्ड गुरु। ओके, थैंक यू, जय हिंद।